दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों एक्टर्स को कभी ना कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने टार्जन द वंडर कार, दूसरे ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और वहीं तीसरे ने जानी दुश्मन जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच इनमें से एक एक्टर को अजय देवगन ने दौड़ा कर मारा था और उसके करियर को बर्बाद कर दिया था, और वहीं दूसरे एक्टर के करियर के पिक टाइम पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, और जब वह एक्सीडेंट से रिकवर करके वापस आया तो बॉलीवुड में उसे किसी ने भी काम नहीं दिया। वहीं तीसरा एक्टर ऐसा था जिसे अपने धन दौलत पर बहुत ही ज्यादा गुरूर और घमंड था, जिसने एक छोटी सी गलती पर एक फीमेल एक्ट्रेस को ऑन कैमरा कई बार झापड़ मारा, जिसकी वजह से ऑडियंस और बॉलीवुड दोनों ने इस एक्टर को बायकॉट कर दिया। जानेंगे इन तीनों एक्टर्स की पूरी कहानी इसी वीडियो में। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने टार्जन द वंडर कार मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें इस लड़के ने राज चौधरी का किरदार निभाया था। मगर इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी इस लड़के को दोबारा किसी और फिल्म में काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या सचमुच अजय देवगन ने ही इसके करियर को बर्बाद कर दिया? कहा जाता है कि टार्जन के सेट पर ही इस लड़के और अजय देवगन के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, और इस लड़ाई के बाद अजय देवगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उसके बाद से ही अजय देवगन इस लड़के के करियर को बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस समय टार्जन द वंडर कार आई थी, उसी के आसपास नेपोटिज्म किड्स का दौर शुरू हो रहा था, जैसे रणबीर कपूर और शाहिद कपूर। इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस लड़के को पीछे कर दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म, बॉलीवुड और अजय देवगन, इन तीनों ने मिलकर कैसे इस लड़के का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस लड़के का नाम है वत्सल सेठ। इनका जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जय हिंद कॉलेज, मुंबई से की थी। वहां ये कंप्यूटर साइंस के एक होनहार छात्र थे, जिन्हें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी थी। अब जानते हैं इनके एक्टिंग करियर के बारे में। दोस्तों, टार्जन द वंडर कार इनकी करियर की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले ये टीवी धारावाहिकों में काम किया करते थे। दरअसल हुआ यूं कि इनके एक दोस्त की मम्मी स्क्रिप्ट राइटर थीं, जो अलग अलग टीवी धारावाहिकों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करती थीं। उनके घर वत्सल का आना जाना लगा रहता था। एक दिन उन्होंने वत्सल से कहा कि एक नया टीवी धारावाहिक रिलीज होने वाला है, जिसका नाम जस्ट मोहब्बत है, और मेरे ऑफिस में ही उसका ऑडिशन हो रहा है। तुम चाहो तो ऑडिशन देने आ सकते हो। वत्सल ने पहले तो मना कर दिया कि उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन उनकी दोस्त की मम्मी ने कहा कि एक बार जाकर देख लो, क्या पता एक्टिंग में ही मन लग जाए। अगले ही दिन वत्सल बिना किसी तैयारी के ऑडिशन देने चले गए। दोस्तों, इससे पहले वत्सल ने कभी कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं की थी। जो कुछ भी एक्टिंग उन्हें आती थी वह पूरी तरह से नेचुरल थी। जब उन्होंने डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर को उनका ऑडिशन बेहद पसंद आया। डायरेक्टर को वत्सल की नेचुरल एक्टिंग, शार्प चेहरा और इनोसेंट फेस बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्हें धारावाहिक में जय मल्होत्रा का रोल निभाने का मौका मिला। यह धारावाहिक 1996 में रिलीज हुआ और सन 2000 तक चला। इन 4 वर्षों में वत्सल को घर घर में पहचान मिलने लगी। लेकिन धारावाहिक के दौरान भी वत्सल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब सन 2000 में यह धारावाहिक खत्म हुआ, तब वत्सल के माता पिता ने कहा कि तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे और बीच में ही नेपोटिज्म का शिकार हो जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम नेपोटिज्म के चलते अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी छोड़ दो। इसके बाद वत्सल ने एक्टिंग इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। जैसे ही इनकी पढ़ाई सन 2002 में पूरी हुई, उन्हें पता चला कि अब्बास मस्तान, जो कि उस समय बॉलीवुड के मशहूर थ्रिलर डायरेक्टर थे, जिन्होंने बाजीगर और रेस जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की थीं, एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम टार्जन द वंडर कार होने वाला है। यह मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसमें एक बाप की आत्मा अपने बेटे की कार में समा जाती है। यह कहानी वत्सल को बेहद पसंद आई और वे ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि अब्बास मस्तान एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो अब तक बॉलीवुड में नजर न आया हो और जिसके पास थोड़ा बहुत एक्टिंग का अनुभव हो। जैसे ही वत्सल का नंबर आता है, वे ऑडिशन देते हैं और उनका ऑडिशन अब्बास मस्तान को बहुत पसंद आता है। जब उन्होंने वत्सल का प्रोफाइल देखा तो उसमें लिखा था कि वत्सल ने जस्ट मोहब्बत जैसे धारावाहिक में काम किया है, जिससे उन्हें अनुभव भी है। इसलिए डायरेक्टर को लगा कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब्बास मस्तान ने वत्सल सेठ को राज चौधरी के किरदार के लिए चुन लिया। दोस्तों, ये रोल इतना बड़ा था कि उस फिल्म में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार भी
सिर्फ साइड रोल में नजर आए। जिन्होंने यह मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि अजय देवगन सिर्फ शुरुआती आधे घंटे में ही नजर आते हैं और बाकी का 1.5 घंटा पूरी तरह से राज के किरदार पर केंद्रित होता है, और यही किरदार वत्सल सेठ ने निभाया था। सन 2000 में इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई और पहली बार वत्सल को इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। जब शूटिंग शुरू हुई उसके बाद से ही वत्सल और अजय देवगन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने लगी थी। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ कहते हैं कि अजय देवगन उन्हें इस मूवी की शूटिंग पर बहुत ही ज्यादा गाइड किया करते थे। अजय देवगन उनके लिए एक सुपरस्टार नहीं बल्कि बड़े भाई जैसे थे। अजय देवगन हमेशा वत्सल की एक्टिंग को निखारने की कोशिश करते रहते थे। वत्सल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी ऑफ कैमरा वह अजय देवगन से मिलते थे तो वह उनकी एक्टिंग को पॉलिश करने का काम करते थे। जैसे कि वह उन्हें बताते थे कि एक्टिंग करते समय कैमरा एंगल पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी खतरनाक डायलॉग को बोलने से पहले हल्का सा पॉज लेना चाहिए और एक्टिंग के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से यह मूवी आज जहां पर खड़ी है वहां तक पहुंची। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ के ऊपर इस फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि वह मेन रोल में थे और मेन रोल ही डिसाइड करता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सन 2003 के आखिरी में इस फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और सन 2004 के मध्य में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है। जैसे ही यह फिल्म रिलीज होती है ये ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर देती है। ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है कि उस समय के सारे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देती है और रातों रात वत्सल सेठ बेहद फेमस हो जाते हैं। उनका चेहरा घर घर में पहचाना जाने लगता है। उस दौर के 90 के दशक के बच्चों के वह फेवरेट हीरो बन जाते हैं। मगर कहते हैं ना, जब फेम आता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। कुछ ऐसा ही वत्सल के साथ भी हुआ। दरअसल इस फिल्म की कामयाबी के बाद वत्सल सेठ को लेकर अजय देवगन की एक खास योजना थी। अजय देवगन चाहते थे कि उनका जो करीबी रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा था वह वत्सल के साथ काम करे ताकि वत्सल की फेम से उस नए एक्टर को भी पहचान मिले। मगर वत्सल सेठ ने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले से अजय देवगन बहुत नाराज हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद अजय देवगन ने वत्सल के करियर को रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी। वत्सल को कई फिल्मों के ऑफर आते थे मगर जैसे ही वह वहां पहुंचते थे कुछ ही दिनों में उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाता था और जो कारण दिए जाते थे वो बेहद बनावटी लगते थे, जैसे हमें आपसे बेहतर एक्टर मिल गया है या आप इस किरदार के लिए फिट नहीं लगते। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सन 2004 में टार्जन द वंडर कार की रिलीज के बाद वत्सल सेठ पूरे 4 साल तक घर पर ही बैठे रह गए। उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। जो भी ऑफर आते थे उनमें से भी उन्हें किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता था। मगर सन 2008 में वत्सल नन्हा जैसलमेर नाम की फिल्म साइन करते हैं जो सन 2009 में रिलीज होती है, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद वह हीरोज मूवी में काम करते हैं जो सन 2010 में आती है और वह भी फ्लॉप हो जाती है। फिर पेइंग गेस्ट में काम करते हैं लेकिन वह फिल्म भी नहीं चलती। लगातार 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वत्सल का करियर और भी नीचे चला जाता है और उन्हें फिर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते ही हैं उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। बॉलीवुड से उम्मीद छोड़कर वत्सल दोबारा टीवी धारावाहिक की तरफ लौटते हैं। सन 2014 में एक हसीना थी नाम के सीरियल में उन्हें शौर्य का निगेटिव रोल मिलता है। फिर 2017 में हासिल और 2019 में ये रिश्ता है प्यार के में काम करते हैं और इन्हीं दिनों में इन्हें ईशिता दत्ता से प्यार हो जाता है। बाद में 2019 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वत्सल सेठ न तो किसी फिल्म और न ही किसी टीवी शो में नजर आते हैं। इतने संघर्ष और असफलताओं को देखने के बाद वह एक्टिंग करियर को अलविदा कह देते हैं और अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री का फायदा उठाते हुए एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम पंक्चुअलिटी है। इस समय उनका एक बेटा है और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। इंस्टाग्राम पर वह बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने परिवार व फैंस के लिए लगातार अच्छे पोस्ट। नंबर 2, आपको 90 के दशक के बॉलीवुड का वो हीरो चंद्रचूड़ सिंह तो याद ही होगा जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गया था। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वो एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उनका पूरा कैरियर ले डूबी थी? चलिए हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने की पूरी कहानी सुनते हैं। 90 के दौर में कई एक्टरों ने
हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बहुत आगे निकल गए। मगर रजवाड़े खानदान का बेटा जो एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था, वो आखिर सिनेमा कैसे पहुंच गया, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। ओडिशा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के संसद बलदेव सिंह से हुई। इनके घर ही 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वो दोनों से अलग थे। महाराजा की बेटी और संसद का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं। इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल, जहां रईस, कारोबारी और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यही के छात्र रहे, यहीं पर पढ़ाई करने लगे। मगर मन में सिर्फ 2 ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में भी रुचि थी, इसलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले लिया था। यहीं पर वह संगीत सीखते रहे और उसे बजाते रहे ताकि स्वर, ले, ताल सब समझ आए। खैर 12वीं पास हुए तो सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि परिवार यहीं पर बस गया था। अब यहाँ बेटे का दाखिला दिल्ली के एक और मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में करवा दिया गया। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपने पूरा करने के लिए मैदान खुला था। 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो परिवार को बता दिया कि मुंबई जा रहे हैं हीरो बनने। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इनको भी उसका फायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। वो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। आवारगी महेश बोले कि पहले लोगों की फिल्में बनती कैसे हैं थोड़ा समझो, और अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो काफी कुछ सीखते गए। मगर हीरो बनने आए थे तो डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारना शुरू किया, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और उनको पहला मौका भी मिल गया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में हीरो बन गए, लगा सपना पूरा हो गया। मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। खैर उम्मीद नहीं कोई थी, मगर 2 सालों में इनके साथ ऐसी 2 बदकिस्मत घटनाएं हो गईं जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़कर रख दी। वह मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। तो चलिए जानते हैं क्या था। 1990 के आसपास की बात है। सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुभाष भाई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत करने का मौका मिला। इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया, मगर एन वक्त पर उनको फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई। नाम था सौदागर विवेक मुशरान वाला। रोल ही पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक राठौड़ स्टार बन गए थे। फिर हिम्मत करके जुटे रहे। एक बार फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार भी चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रावल ने उनको पास कर दिया और वो काजोल के हीरो बना दिया गया। मगर एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग से पहले ही उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई। वो फिल्म थी बेखुदी, जिसमें कमल सदन का रोल पहले चंद्रचूड़ करने वाले थे। इस फिल्म ने सदन को रातों रात स्टार बनाया था। 3 बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनकी किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी करने लगे। मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। 1994-95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर आपका फोन आया है। वो फौरन फोन सुनने आए तो पता लगा जया बच्चन का फोन था। उन्होंने बोला हमारी कंपनी एबीसीएल एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे क्या? चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई। तुरंत हाँ बोला तो जया ने स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उनको लीड रोल मिला। 1996 में फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार वो बतौर हीरो बॉलीवुड में उतरे। फिल्म का एक गाना लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उनको वो फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात पलट कर रख दी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे।
उसमें एक भटके हुए सिख युवक के किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टेप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वो पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेकर चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की लोगों ने उनको सरांखों पर बैठा लिया। रातों रात वो स्टार बन गए। उसी साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम कर लिया। वैसे क्या आपको पता है कि उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था। उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर्स बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह, नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजह से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। वैसे ही माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग, द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या थे। उनको ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गाने मेरे ख्यालों की मल्लिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे ने उनको युवाओं के बीच खास मशहूर कर दिया था। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ इनकी अदाकारी की भी खूब तारीफ हुई थी। वही साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई फिल्में आ गई थी जिनमें मशहूर हीरोइनें थीं। मगर दोस्तों, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना जैसी हिट फिल्मों की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंचे, मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे। जैसे सभी करते हैं, मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने वाला था, मगर अचानक बोट रोक दी गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। इसके बाद वह वापस मुंबई आए और उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से वह दिन रात दवाइयां खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इस वजह से साल भर तक उनका करियर थम गया। उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग भी करनी थी। वो वापस काम पर लौटे, मगर ये क्या, जैसे ही डांस या कोई एक्शन सीन करते दर्द फिर शुरू हो जाता। शूटिंग रुक जाती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में ना वो डांस सीन कर पाते, ना ही एक्शन सीन। दवाइयों की वजह से वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक एक करके उनके हाथ से सारी फिल्में निकल गईं। इस एक हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनको कंधे की चोट से ठीक होने में, मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उनका स्टारडम खत्म हो गया और करियर चौपट। साल 2012 में उन्होंने दोबारा वापसी की 4 दिन की चांदनी फिल्म से, मगर लोग उनको भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर कुकरी शो करने लगे। लेकिन वो दुर्घटना अगर नहीं हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने साल 1999 में अवंतिका मंकटिया से शादी की थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम सृजय रखा गया, मगर कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अब दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ रहते हैं और उसकी देखरेख संभालते हैं। कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। दोस्त नंबर 3,
दोस्तों, आपने इस जानी दुश्मन वाले हीरो को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। इसका नाम अरमान कोहली है, मगर क्या आपको पता है ये अब फिल्मों में क्यों नहीं आता है? दरअसल दोस्तों, इसके पिताजी का नाम राजकुमार कोहली था, जो कि अपने जमाने में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और इन्होंने ही ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे साइड रोल कलाकारों को अपनी फिल्म में लेकर सुपर हीरो बनाया। मगर इनके लाड प्यार और ऐसो आराम के चक्कर में ही इनका बेटा बर्बाद हो गया। मगर कहा जाता है कि अरमान कोहली के बर्बादी के पीछे शाहरुख खान का भी हाथ था। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि अरमान कोहली जिस भी फिल्म को साइन किया करते थे, उस फिल्म को शाहरुख खान चुरा लिया करते थे, जिसकी वजह से ही वह आज इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। मगर इनके लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, जिन्होंने इनका नाम बहुत ज्यादा खराब किया था। जैसे मुनमुन दत्ता वाली कंट्रोवर्सी, वही जो तारक मेहता में काम करती है, उनके साथ इनका इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि उस समय पूरा बॉलीवुड दंग हो गया था। और उस समय अरमान कोहली की बहुत ही ज्यादा थू थू हुई थी और इसी समय शाहरुख खान ने अरमान कोहली की सारी फिल्मों को चुराकर बाजी मार ली थी, जिसकी वजह से आज वह इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरमान कोहली का जन्म 23 मार्च 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े थे। बचपन से ही अरमान का सपना भी बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का रहा। बता दें कि उनके पिता राजकुमार कोहली ने हिंदी फिल्म जगत में नागिन और जानी दुश्मन जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई हैं, इसलिए अरमान भी हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम बनना चाहते थे। अरमान ने अपनी शिक्षा चेंबूर के अवर लेडी ऑफ द परपेटुअल स्कर हाई स्कूल से ग्रहण की थी। 10वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। आप उन्हें सन 1980 में आई फिल्म बदले की आग में बाल कलाकार के रूप में देख सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण अरमान के पिता राजकुमार कोहली ने ही किया था। इसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र, रीना रॉय और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। इसके बाद अरमान को फिल्म राज तिलक में भी बतौर बाल कलाकार देखा गया था। यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी, जिसमें कमल हासन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे बड़े कलाकार थे। अब बात करते हैं अरमान के वयस्क करियर की। तो 1992 में आई फिल्म विरोधी से अरमान ने बतौर लीड अभिनेता फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म का निर्माण भी उनके पिता राजकुमार कोहली ने किया था और इसकी कहानी ललित महाजन ने लिखी थी। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म में 11 खलनायकों को कास्ट किया गया था, जिससे यह उन गिनी चुनी बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई जिनमें मल्टी विलन कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। फिल्म विरोधी की रिलीज के बाद अरमान की पर्सनालिटी की तुलना संजय दत्त से की जाने लगी थी और उनके लुक्स को काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें कुछ अच्छे फिल्म्स के ऑफर्स मिले। दोस्तों, इन ऑफर्स में दीवाना जैसी महत्वपूर्ण फिल्म भी शामिल थी। अरमान ने इस फिल्म के पोस्टर्स के लिए भी शूटिंग कर ली थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह सेकंड लीड रोल करने के मूड में नहीं थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था और बाद में अरमान की जगह शाहरुख खान को कास्ट किया गया। यह फिल्म सुपरहिट रही और शाहरुख के करियर में दीवाना एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इसके बाद शाहरुख की एक और सुपरहिट फिल्म बाजीगर भी पहले अरमान कोहली को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी ठुकरा दिया था। दोस्तों, इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि शाहरुख खान के सुपरस्टार बनने में अरमान कोहली के गलत फैसलों का भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भले ही अरमान ने अपने करियर में दीवाना फिल्म ठुकरा दी थी, जिसमें उन्हें दिव्या भारती के साथ कास्ट किया जाना था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने दुश्मन जमाना में दिव्या के साथ काम किया। अफसोस की बात यह रही कि अरमान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाल नहीं दिखा पाई। उनकी प्रमुख फिल्मों पर नजर डालें तो इनमें राज तिलक, विरोधी, दुश्मन जमाना, जुआरी, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, एलओसी और प्रेम रत्न धन पायो जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, आगे चलकर अरमान ने अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट भी किया था और कुछ वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। हालांकि बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई और आयशा ने अरमान से ब्रेकअप कर लिया। अरमान के करियर में कोई बड़ी सफलता न मिलने के कारण उनके पिता ने उनका करियर संवारने के लिए एक और दांव खेला। साल 1997 में उन्होंने सनी देओल और सुनील शेट्टी के साथ कहर फिल्म बनाई ताकि अरमान का करियर दोबारा पटरी पर आ सके। ये कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन अरमान के किसी काम नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद अरमान को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई तो उनके पिता राजकुमार कोहली ने
एक और फिल्म बना डाली। यह फिल्म थी जानी दुश्मन, जो साल 2002 में रिलीज हुई। इस फिल्म को हिट करवाने के लिए इसमें बड़ी स्टार कास्ट, इफेक्ट्स और ड्रामा सब कुछ डाला गया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हालांकि टीवी पे इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि इसमें काम करने वाले कई कलाकारों के करियर पर भी सवाल उठने लगे। अपनी असफलता के बाद अरमान कोहली कहीं खो से गए। फिर साल 2003 में आई LOC कारगिल में अरमान ने मेजर विकास गौड़ा का किरदार निभाया, लेकिन इस फिल्म ने भी उनके करियर पर कोई खास असर नहीं डाला। LOC के बाद अरमान करीब 11 वर्षों तक किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने दुश्मन के खून पानी है नाम की एक भोजपुरी फिल्म में काम किया। फिर साल 2015 में उन्होंने प्रेम रतन धन पायो में चिराग सिंह की भूमिका निभाई, लेकिन इस फिल्म के बावजूद उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया। प्रेम रतन धन पायो भले ही हिट रही हो, लेकिन दर्शकों ने अरमान को नोटिस नहीं किया। अपनी फिल्मी पारी में सफलता का स्वाद चखने में नाकाम रहे अरमान ने साल 2013 में कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। इसी शो में उनकी को पार्टिसिपेंट सोफिया हयात से काफी कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि सोफिया की शिकायत पर अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि एक दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अरमान कोहली अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण भी चर्चा में रहे हैं। कहा जाता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता के साथ भी अरमान रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके कठोर रवैये और गुस्से के कारण यह रिश्ता भी टूट गया। अब बात करें अरमान के परिवार की, तो वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसे इंडस्ट्री में काफी सम्मान दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, उनके पिता राजकुमार कोहली ने कई चर्चित फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उनकी मां निशा कोहली एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। अरमान के छोटे भाई का नाम गोगी कोहली था, जिनका साल 2019 में बीमारी के चलते निधन हो गया। कहा जाता है कि अरमान अपने भाई का बहुत ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि अरमान के कई अफेयर्स रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने शादी नहीं की है। उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। फिल्मों से ज्यादा वे अपने विवादों के कारण चर्चाओं में रहे हैं। फिलहाल बड़े पर्दे पर उनकी वापसी को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वे अपने प्रशंसकों के लिए अभिनय जगत में एक बार फिर से कमबैक करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई अरमान कोहली की बात, मगर आपको ये 3 इडियट्स का यह चतुर रामलिंगम तो याद ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अब यह फिल्मों में क्यों नहीं आता है? क्या सचमुच इसका आमिर खान से झगड़ा होने की वजह से ही बॉलीवुड में इसका बॉयकॉट हो गया? अगर जानना है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।